नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। अगले लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता का बीड़ा उठाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज उड़ीसा के मुख्यमंत्री और बीजेडी के सुप्रीमो नवीन पटनायक से मिले। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी से समान दूरी के सिद्धांत पर चल रहे नवीन पटनायक ने बैठक के बाद दो टूक कहा कि किसी भी तरह के गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। ये नीतीश कुमार के लिए झटका है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद विपक्षी एकता के लिए उन्होंने उन दलों से बातचीत का जिम्मा लिया है जो कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहते हैं। इसी सिलसिले में वे ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से भी मिल चुके हैं। लेकिन नवीन पटनायक का जो रुख आज देखने को मिला, ये कोई नई बात नहीं है। आपको बता दें कि उन्होंने आखिरी बार 2009 में किसी पार्टी से गठबंधन किया था तो वो बीजेपी थी। उसके बाद से उन्होंने गठबंधन में कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है। हालांकि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर वे मोदी सरकार के साथ दिखाई दिए हैं और इसी साल मार्च में भी ममता बनर्जी ने उनसे मुलाकात की थी। ममता क्षेत्रीय गठबंधन के लिए नवीन पटनायक को साथ लेना चाह रही थी, लेकिन ममता से मुलाकात के बाद भी पटनायक ने कहा था कि उनसे राष्ट्रीय राजनीति पर कोई बातचीत नहीं हुई। इसी तरह सामाजिक न्याय पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एम.के. स्टालिन की बैठक से भी बीजेडी दूर रही थी। इस पर टीएमसी ने कहा भी था कि बैठक में अगर बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस आती तो अच्छा रहता। लेकिन किसी जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे नवीन पटनायक उड़ीसा में बीजेपी के साथ मिलकर 3 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ उनका गठबंधन टूट गया था। दरअसल बीजेपी उसके बाद से ही उड़ीसा में अपनी ताकत लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रही है और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 21 में से 8 सीटें जीती थी, जबकि 2014 के चुनाव में बीजेपी को केवल 1 ही सीट उड़ीसा में मिल पाई थी। और 2019 के बाद से बीजेपी और बीजेडी के रिश्तों में नरमी देखने को आ रही है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह नवीन पटनायक की कई मौकों पर प्रशंसा कर चुके हैं। इसी तरह अश्विनी वैष्णव को राज्यसभा भेजने में भी नवीन पटनायक ने मदद की थी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी बीजेडी ने बीजेपी का साथ दिया है। इसी तरह अनुच्छेद 370 और 3 तलाक खत्म करने के मौके पर भी बीजेडी ने संसद में सरकार का समर्थन किया था। और नवीन पटनायक बीजेपी के खिलाफ किसी भी तरह के मोर्चे में शामिल होने के इच्छुक नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे में सवाल है कि क्या वे एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो जाएंगे? दरअसल नवीन पटनायक की जो रणनीति है वो ये कहती है कि केंद्र शासन में जो भी हो, सत्तारूढ़ दल हो, उसके साथ मधुर संबंध बनाकर रखो। वो राज्य के विकास में केंद्र का भरपूर सहयोग चाहते हैं, टकराव नहीं चाहते हैं। और बीजेपी से गठबंधन न करने के उनके अपने फायदे हैं, उनका अपना गणित है। उन्हें उड़ीसा में बीजेपी को जमीन मजबूत करने के लिए सीटें नहीं देनी होगी। अगर गठबंधन होगा तो सीटों का तालमेल होगा और वो बीजेपी को सीटें देनी पड़ेंगी। बीजेपी 2019 के बाद से उड़ीसा में बड़ी ताकत नहीं बन सकी। 19 में चाहे 8 सीटें लोकसभा की जीती, मगर उसके बाद से ताकत नहीं दिखा पाए हैं, क्योंकि उसके बाद से अभी तक 5 विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं और ये सभी उपचुनाव बीजेपी हार गई। इसी तरह पंचायत और निगम के चुनाव में भी बीजेपी को सफलता नहीं मिल पाई है। राज्य में बीजेपी से दूरी और केंद्र में दोस्ती, यह पटनायक की रणनीति है और लगता है कि यह उन्हें फिलहाल रास आ रही है। वहीं नीतीश कुमार की अगर बात करें तो वो भी हथियार डालने वाले नहीं हैं। वो विपक्षी एकता के प्रयासों में लगातार तेजी लाते दिख रहे हैं। चाहे उन्हें नवीन पटनायक से मुलाकात में सफलता न मिली हो, लेकिन वे अन्य दलों और कांग्रेस के बीच की दूरी मिटाने में लगे हुए हैं। 12 अप्रैल को मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई थी, जिसपे तय हुआ था कि ऐसे दल जो कांग्रेस से दूरी बनाकर रखना चाहते हैं उनसे नीतीश कुमार बात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह भी कहा कि विपक्षी एकता के लिए पूरे देश की वो यात्रा करेंगे, अलग अलग जाकर नेताओं से मुलाकात करेंगे। उसके अगले ही दिन यानी 13 अप्रैल को वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिले। तेजस्वी यादव भी उनके साथ थे और सब जानते हैं कि केजरीवाल जो है वो कांग्रेस के साथ एक दूरी बनाकर चलते हैं। उसके बाद 24 अप्रैल को उन्होंने कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात की। उसी दिन वो लखनऊ आए और वहां पर अखिलेश यादव से भी मिले। आज उनकी मुलाकात नवीन पटनायक से हुई, जिसकी चर्चा हमने की। और कल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के लिए वो रांची जा रहे हैं। 11 मई को मुंबई में शरद पवार और उद्धव ठाकरे से नीतीश कुमार की मुलाकात होगी और इसी तरह 18 मई को दिल्ली में विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक हो सकती है। हालांकि ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार को सुझाव दिया था कि इस तरह की बैठक बिहार में होनी चाहिए। तो आज इस मुलाकात में क्या क्या हुआ, क्या क्या कहा है मुलाकात के बाद, आइए सुन लेते हैं।
Ours is an old friendship, as I've said, and we've also been colleagues many years ago. No discussions were held about any alliances today. इच्छा थी कि मिल ले और फिर हमारे यहाँ लोग कह दिए कि यहाँ पर इतना लोग आता है टूरिस्ट देखने के लिए, तब पहले से बात हो गई थी, तो आज ये तय कर दिए कि नहीं ठीक है हम दे देंगे। हाँ नहीं, पॉलिटिकल डिस्कशन है, हम लोग का तो पुराना रिश्ता है। आप सब पॉलिटिकल बात की चिंता मत करिए, हम लोगों का संबंध से इतना ज्यादा है कि पॉलिटिकल बात सोचने की जरूरत नहीं है। और इस मुलाकात को लेकर बिहार बीजेपी ने चुटकी ली है। एक ट्वीट में कहा है कि आइए खाइए जाइए, किंतु विपक्षी एकता का तराना मत गुनगुनाइए। पीएम बनने का सपना कहीं और भुनाइए। पटनायक जी के दर पर चाचा के हाथ लगी निराशा, ये इस ट्वीट में बीजेपी की ओर से कहा गया है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ संदीप साहू जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार जो कि काफी लंबे समय से उड़ीसा की राजनीति पर, नवीन पटनायक पर काफी करीब से नजर रखते हैं। संदीप जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आप किस तरह से देखते हैं कि आज जिस तरह से नीतीश कुमार खाली हाथ गए हैं और नवीन पटनायक ने यह कह दिया कि गठबंधन को लेकर, राजनीति को लेकर कोई चर्चा ही नहीं हुई? ये तो शायद ही कोई आदमी विश्वास करेगा कि दो बड़ी पार्टियों की नेता, दो राज्यों के मुख्यमंत्री मिले, 1.5 घंटे एक दूसरे के साथ बिताया, लंच किया साथ में, लेकिन राजनीति पे कोई चर्चा नहीं हुई, गठबंधन पे कोई चर्चा नहीं हुई। ये शायद ही कोई विश्वास करेगा। और मैं आपको याद दिला दूं कि 2019 के चुनाव से पहले यही चीज हुई थी। नीतीश जी आए थे और भी दूसरे नेता आए थे, नवीन पटनायक जी से मिले थे, लेकिन वही कहा था कि राजनीति पे कोई चर्चा नहीं हुई, किसी गठबंधन पे कोई चर्चा नहीं। वही किस्सा आज दोहराया जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि चर्चा जरूर हुई होगी और एक गैरबाज बीजेपी गठबंधन बनाने पर प्रस्ताव रखा होगा। लेकिन शायद अभी दोनों, क्योंकि नवीन पटनायक कोई कमिटमेंट देने की स्थिति में अभी है नहीं, इसलिए शायद दोनों में ये समझौता हुआ होगा कि प्रेस के सामने या लोगों के सामने इसका कोई खुलासा न किया जाए। जी, आपने कहा कि नवीन पटनायक अभी कोई कमिटमेंट देने की स्थिति में नहीं होंगे। क्या राजनीति है नवीन पटनायक की? क्यों वो एक इक्वी डिस्टेंस कांग्रेस बीजेपी से रखना भी चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है 19 के बाद से कि बीजेपी की हर बात पे करीब करीब वो समर्थन करते हैं? जी, ये 2014 के बाद से ही ये इक्वी डिस्टेंस का नारा लगाती रही है बीजेडी। लेकिन असल में जब देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी से सम दूरी रखने का दावा करने वाले नवीन पटनायक असल में बीजेपी सरकार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे हैं 2014 से भी। और 2019 के चुनाव के बाद पिछले 4 सालों में आपने देखा है कि पार्लियामेंट में लगभग हर महत्वपूर्ण बिल पर या कोई भी विवादीय समस्या पर हमेशा बीजेडी ने सरकार का साथ दिया है। और जहां दूसरी विपक्षी पार्टियों ने बॉयकॉट किया है या उसका विरोध किया है, सब ऐसी कुछ कंट्रोवर्शियल बिल्स भी थे जिसमें बीजेडी का समर्थन मिला। संदीप जी, जो नवीन पटनायक जी हैं इस वक्त देश के सबसे ज्यादा लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं, उनकी वरिष्ठता के आगे कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है उनकी क्या रणनीति हो सकती है आने वाले समय के लिए, 24 के लिए? उनकी अपनी भी क्या कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं या जिन्हें वो पूरा करना चाहते हो? नहीं, मुझे लगता है कि जितना मैंने देखा है नवीन पटनायक को, और मैं तो शुरू से ही उनको देख रहा हूँ 1997 में जब वो राजनीति में, तब से देख रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि नवीन पटनायक राष्ट्रीय राजनीति में कोई बड़ी भूमिका अपने लिए नहीं देखते। वो उड़ीसा में ही रहेंगे, मुख्यमंत्री बने रहेंगे और उसके लिए जो रणनीति उन्होंने अपनाई है 2014 के बाद से, वह उसी रणनीति पर वो कायम रहेंगे। बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ अच्छे संबंध बनाए रखेंगे और कांग्रेस और गैर बीजेपी पार्टियों के द्वारा कोई गठबंधन बनाने की जो कोशिश हो रही है उसमें शामिल होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जो बीजेपी चुनौती दे रही है उड़ीसा में, उनके जमीन छीनने का प्रयास कर रही है, अपनी जमीन बनाने का प्रयास कर रही है, उसे वो किस तरह देखते हैं?
देखिए, बीजेपी ने पिछले 2 चुनाव में अपनी वोट शेयर काफी इजाफा किया है, और वो जो इजाफा हुआ है वो बेसिकली कांग्रेस की जो पहले वोट थी उसी में से काफी सारे वोट बीजेपी के खाते में आए हैं। और लेकिन ये है कि आपने देखा होगा पिछले चुनाव में 8 सीटें बीजेपी को मिली पार्लियामेंट इलेक्शन में, लेकिन उसी साथ में हुए विधानसभा चुनाव में केवल 23 सीट ही जीत पाई बीजेपी। मतलब ये कहना सही होगा, मुनासिब होगा कि एक तरह से बीजेपी ने भी स्वीकार कर लिया है कि नवीन पटनायक जब तक हैं उड़ीसा में तब तक उनको चुनौती देकर हराना संभव नहीं है। इसलिए बेहतरी इसी में है कि उनको उड़ीसा में राज करने दिया जाए और उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखें, जिससे पार्लियामेंट में उनको समर्थन मिलता रहे, राज्यसभा में मिलता रहे, और साथ ही पार्लियामेंट इलेक्शन में उनको थोड़ी बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिले। ये मुझे लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप साहू जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बताने के लिए कि आज की इस मुलाकात में क्या हुआ होगा और आगे नवीन पटनायक की क्या रणनीति रह सकती है। फिलहाल हॉट टॉपिक में वक्त है एक ब्रेक का। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उन्हें कोर्ट से गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान के रेंजर्स उन्हें गिरफ्तार कर ले गए। इसके बाद इमरान समर्थक सड़कों पर निकल आए हैं। पाकिस्तान में कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ हुई। लाहौर में पाकिस्तानी सेना के कोर कमांडर के घर घुसकर इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की है। इसके बाद बड़ी खबर आ रही है कि हिंसा पर उतरे कार्यकर्ताओं पर फायरिंग की गई है, लेकिन कार्यकर्ता हटने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि जब तक इमरान खान को नहीं छोड़ा जाएगा उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। रावलपिंडी में सेना मुख्यालय पर इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पथराव भी किया है। कराची में पीटीआई कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।